नमस्कार। देखिए, इतिहास ना महान राजाओं और बड़े-बड़े युद्धों की कहानियों से भरा पड़ा है। पर कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी साम्राज्य की किस्मत किसी राजा की जिद ने नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपे किसी धातु ने लिख दी हो? आज हम मगध की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो लोहे से बना और जिसने प्राचीन भारत पर अपनी धाक जमाई। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 600 ईसा पूर्व उत्तरी भारत में। उस वक्त गंगा का मैदान कोई एक देश नहीं था, बल्कि ये तो लगातार आपस में लड़ते राज्यों का एक जाल था। इन्हें कहते थे महाजनपद। कोसल, वत्स, अवंती, मगध, ये नाम हर तरफ गूंजते थे। सबके सब अपनी सरहदें बढ़ाने में लगे थे। नदियों पर यानी उस जमाने के ट्रेड रूट्स पर कब्जा करने की होड़ मची थी। मतलब उस दुनिया में जीने की एक ही शर्त थी, ताकतवर होना। तो सवाल यही उठता है कि इस जबरदस्त होड़ के बीच मगध में ऐसा क्या खास था? आखिर कैसे ये राज्य अपने सारे दुश्मनों को पीछे छोड़कर एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रख पाया? इसका जवाब सिर्फ लड़ाई की रणनीतियों में नहीं है, बल्कि एक ऐसे सीक्रेट एडवांटेज में छिपा है जिसने आगे चलकर इतिहास का पूरा रुख ही बदल दिया। अब मगध ने जो क्रांति की, उसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। हमें उस महान सभ्यता को देखना पड़ेगा जो मगध से पहले आई थी। तभी हम समझ पाएंगे कि मगध का उदय कितना बड़ा, मतलब एक टेक्नोलॉजिकल और सोशल दोनों ही तरह का बदलाव था। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंधु नदी के किनारे बसी एक शहरी संस्कृति थी जो कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज में जी रही थी। ये समाज बहुत एडवांस था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी दुनिया उस दुनिया से एकदम अलग थी जिसे आगे चलकर मगध बनाने वाला था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की पूरी नींव ही व्यापार पर टिकी थी। हाँ, वो तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने में माहिर थे, बिल्कुल थे। लेकिन इस धातु का इस्तेमाल वो ज्यादातर औजार, बर्तन या खूबसूरत चीजें बनाने के लिए करते थे। ऐसा नहीं था कि वो बड़े पैमाने पर हथियार बना रहे हों। उनका पूरा फोकस था शानदार शहर बसाने पर, ट्रेड के नए रास्ते बनाने पर, सेनाएं खड़ी करने पर नहीं। और बस यही एक बहुत बड़ा फर्क था। मोहनजोदारो का ये जो ग्रेट बात है ना, ये उनकी कमाल की इंजीनियरिंग का सबूत है। अब जाहिर है, इतने जटिल स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई ना कोई संगठित सरकार तो रही होगी, लेकिन यहाँ बड़े बड़े महल या मंदिर नहीं मिलते। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि शायद यहाँ का शासन किसी लड़ाकू राजा के हाथ में नहीं था, बल्कि व्यापारियों के हाथ में था, जिनका मकसद जीतना नहीं, कमाना था। तो फिर एक व्यापार पर चलने वाले समाज से एक साम्राज्य बनाने वाले समाज तक का ये सफर, ये बड़ा बदलाव हुआ कैसे? असल में मगध के पास कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थे जिन्होंने उसे बाकियों से मीलों आगे खड़ा कर दिया। तो चलिए एक एक करके उसकी ताकत के इन पिलर्स को समझते हैं। ये जो तुलना है ना, ये अपने आप में एक पूरे युग के बदलने की कहानी बता रही है। हम कांस्य यानी ब्रॉन्ज से लोहे यानी आयरन की तरफ जा रहे हैं। पावर का सेंटर सिंधु घाटी से खिसक कर गंगा घाटी में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, सोच बदल रही है, व्यापार से विजय की ओर। ये सिर्फ किसी एक नए राज्य का उठना नहीं था, ये तो भारत के लिए एक नए दौर की सुबह थी। तो मगध का पहला और सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था उसकी ज्योग्राफी। गंगा की उपजाऊ घाटी में होने का सीधा मतलब था कि अनाज की कोई कमी नहीं। मतलब एक बड़ी आबादी और एक बड़ी सेना को आराम से खिलाया जा सकता था। फिर गंगा नदी पर कंट्रोल होने से वो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का बादशाह बन गया। और तो और, जब राजा बिंबिसार ने अंग राज्य पर कब्जा किया तो उसे चंपा का वो कीमती बंदरगाह मिल गया जो दक्षिण भारत के मसालों और कीमती पत्थरों का गेटवे था। लेकिन सिर्फ अच्छी लोकेशन होना ही काफी नहीं था। मगध के पास एक सीक्रेट वेपन भी था, एक ऐसा हथियार जो ताकत का पूरा खेल उसकी तरफ पलटने वाला था। तो अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की जिसने इस साम्राज्य को गढ़ा। इस नए युग की पहचान बनी एक नई धातु से, लोहा। कॉन्स के मुकाबले जिसे तांबा और टिन मिलाकर बनाना पड़ता था और जो काफी महंगा भी था, लोहा ज्यादा मजबूत था, सस्ता था और सबसे बड़ी बात, कहीं ज्यादा आसानी से मिल जाता था। और किस्मत देखिए, मगध तो जैसे इस खजाने के ढेर पर ही बैठा था। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, छोटा नागपुर में जो लोहे के बड़े बड़े भंडार थे, उन पर मगध का कंट्रोल था। अब इससे उसे सिर्फ मिलिट्री और खेती में ही फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो एक ऐसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्स का मेन सप्लायर बन गया जिसे हर पड़ोसी राज्य चाहता था और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। तो लोहे ने मगध को हर फ्रंट पर एक बढ़त दे दी।
इससे हुआ ये कि पावर का एक ऐसा साइकिल बन गया जो बस घूमता ही गया। सोचिए, लोहे के हथियारों से सेना मजबूत हुई, लोहे की कुल्हाड़ियों से खेती के लिए आज हम चलेंगे समय में बहुत बहुत पीछे, प्राचीन भारत की दो बिल्कुल अलग अलग शुरुआतों की कहानी समझने के लिए। सोचिए, एक तरफ थे दुनिया के सबसे पहले एकदम प्लान्ड शहर, और दूसरी तरफ एक ऐसे साम्राज्य का उदय जिसने इतिहास का रुख ही पलट दिया। तो चलिए साथ मिलकर इन दो महान कहानियों को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये एक इतना जबरदस्त, इतना एडवांस समाज था जो खूब फला फूला और फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आखिर हुआ क्या था इनके साथ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत की पहली नगरीय क्रांति से, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने समय से कह सकते हैं मीलों आगे थी, और उनकी जो इंजीनियरिंग और प्लानिंग थी ना, वो आज भी हमें हैरान कर देती है। जरा सोचकर देखिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले की बात है। दुनिया के कई हिस्सों में तो शहरी जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं था, और उस वक्त आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में हड़प्पा संस्कृति अपने चरम पर थी। अच्छा, इस सभ्यता की जो सबसे कमाल की बात थी वो थी इनकी अर्बन प्लानिंग। मतलब सोचिए, सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, एकदम ग्रिड सिस्टम जैसा आज के मॉडर्न शहरों में दिखता है। और उनकी सैनिटेशन सिस्टम, नालियों की ऐसी व्यवस्था थी जो उस जमाने में कहीं और देखने को मिलती ही नहीं थी। ब्रॉन्ज एज के हिसाब से ये सब कुछ अविश्वसनीय था। अब इस इतनी बड़ी सभ्यता के दो सबसे फेमस शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। कुछ इतिहासकार तो इन्हें ट्विन कैपिटल्स तक कहते हैं, और ये दोनों ही शहर अपने आप में बहुत खास थे, अपनी अपनी बड़ी बड़ी इमारतों और स्ट्रक्चर्स के साथ। खासकर मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बात है, अरे भाई, वो तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं था, ये इस बात का सबूत है कि उनकी कल्चर में धार्मिक अनुष्ठान और शुद्धता कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इतने सालों तक सब कुछ ठीक चलने के बाद इस महान सभ्यता का पतन हो गया। शहर के शहर वीरान हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? यह प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या? क्या नदियां सूख गई थी या कोई बड़ा हमला हुआ? देखिए, सच तो यह है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि ये कई चीजों का मिला जुला असर था। शायद क्लाइमेट चेंज, शायद समाज में कुछ बदलाव, और इन सब ने मिलकर धीरे धीरे इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। और सिंधु घाटी के शहरों के खत्म होने के बाद एक बहुत लंबी खामोशी छा गई। आप अंदाजा लगाइए, भारत में बड़े शहरों को दोबारा उभरने में 1000 साल से भी ज्यादा लग गए। मतलब एक पूरा का पूरा युग ही खत्म हो गया था। फिर करीब 600 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। यहाँ शक्तिशाली नए राज्यों और गणराज्यों का उदय हो रहा था। इस दौर में गंगा घाटी में 16 बड़े बड़े राज्य थे, जिन्हें कहते थे महाजनपद, और ये सब आपस में पावर के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इन सब में से एक मगध सबसे ताकतवर बनकर सामने आया। तो सवाल ये है कि आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? देखिए, मगध का उदय सिर्फ उसकी ज्योग्राफी की वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे थी उसके बेहद चालाक और एम्बिशियस शासकों की सोच। तो मगध की सफलता का सीक्रेट क्या था? असल में ये 3 चीजों का एक बड़ा ही पावरफुल कॉम्बिनेशन था। एक, उनके पास हथियार बनाने के लिए भरपूर लोहा था। 2, उन्होंने व्यापार के मेन रूट्स पर कब्जा कर रखा था। और सबसे बड़ी बात, उनके राजा ऐसे थे जो किसी भी कीमत पर जीतना जानते थे। और यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती हैं। एक तरफ थे पिता बिंबिसार, जिन्होंने शादियों और दोस्ती के जरिए अपने साम्राज्य को फैलाया, और दूसरी तरफ था उनका बेटा अजातशत्रु, जो कहीं ज्यादा रूथलेस था। उसने तो अपने ही पिता की हत्या कर दी और जंग के दम पर पड़ोसियों को जीत लिया। तो अब हम भारत की 2 बिल्कुल अलग फाउंडेशनल कहानियों को देख चुके हैं। एक तरफ एक ऐसी सभ्यता जो वेल प्लान्ड शहरों और सिविक लाइफ पर फोकस करती थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा साम्राज्य जो मिलिट्री पावर और सेंट्रलाइज्ड रूल पर टिका था। तो हड़प्पा वालों ने हमें क्या दिया? शानदार अर्बन डिजाइन की एक लेगेसी। और मगध ने भारत के पहले महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसे आने वाली कई सदियों तक फॉलो किया गया। ये जो बदलाव था ना,
हड़प्पा के शहरों में जहां शायद व्यापारी राज करते थे, वहां से लेकर मगध के उन राजाओं तक जिन्हें लगभग भगवान ही माना जाता था, ये पावर और सोसाइटी की सोच में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट दिखाता है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, एक महान सभ्यता की असली पहचान आखिर है क्या? एक बहुत ही वेल प्लान्ड, शांति से भरा शहर, या फिर एक ताकतवर विशाल साम्राज्य? और इन दोनों विरासतों का आज के भारत पर क्या असर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। राजमातंगी की वाणी न देखी गई न कही गई, पर स्वर बनकर बस गई। राजमातंगी श्यामल माता कवियों के कंठ में रच गई। मातंगी मातंगी शब्द बनी रस बन आई। मातंगी मातंगी कविता खुद चल कर आई। कलम उठी शब्द न थे, मन में शून्य हृदय थका। अचानक भीतर से जैसे किसी ने लिखना सिखा, जो सोचा भी नहीं कभी वो पंक्तियां बहाई। मैं नहीं था, बोल रही थी माता वाणी बन